नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिज़िक्स की ये क्लास लेके आया हूं जो यूपी पीसीएस आरओ 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको शायद पता होगा फरवरी में एग्ज़ाम है और इस बार 10 लाख प्लस बच्चे बैठ रहे हैं। कितने? 10 लाख प्लस बच्चे बैठ रहे हैं और वैकेंसी मात्र 411 हैं। इस वजह से आपको कड़ी मेहनत जो कड़ी मेहनत है वो करनी चाहिए और उस कड़ी मेहनत में मैं मात्र थोड़ा सा योगदान दूंगा। उसमें योगदान ये है यूपी पीसीएस मेंस, प्री मेंस, आरओ प्री मेंस और जितने भी यूपी पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम कराती है कंडक्ट, और उन एग्ज़ामों में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अक्सर करके पीसीएस में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। वही क्वेश्चन जो स्वास्थ्य विभाग में देगा वही कर में देगा, जो टैक्स वाली परीक्षा होती है, और एक वही बीईओ री में और एग्ज़ाम में एसडीआई, ये बहुत सारे अनेक एग्ज़ाम कराती, बहुत सारे जीडीसी का कराती है, एडीओ का कराती है, जीआईसी का कराती है, एपीएस का कराती है। और इसमें वो भी क्वेश्चन शामिल हैं जो वैकल्पिक विषय में पहले आते थे, अब तो रिटन हो गया है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप था। जैसे उन सारे जितने हैं मैं इसमें 30,907 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा और ये क्वेश्चन मैं लगभग जनवरी के अंत तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। सबसे पहले हम फिजिक्स की क्लास करेंगे। किसकी? फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए चलते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि यही क्वेश्चन बार बार आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक बार कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो पढ़ाऊँगा, आप नहीं तो और कोई। चैनल को तो होना ही है सब्सक्राइब। आप कर लेंगे, आपकी भलाई है, क्योंकि इसमें मैं लगभग 30,000 क्वेश्चन कराऊंगा। जो 30,000 वे क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस कराती है, जितने भी कंडक्ट कराती है एग्जाम उनमें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसमें ओनली क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये जो नीचे बॉक्स वाला सिस्टम है इसको नहीं करूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम पर जाके इसको ले सकते हैं पीडीएफ को। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं पूछ रहा है। अब दाब का पास्कल आपको पता है, दाब का क्या है? मात्रक पास्कल है। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं? डायोप्टर में, ये भी ठीक है। ऊष्मा जूल में, ये भी ठीक है। रेडियो सक्रियता पदार्थ की सक्रियता किस में मापते हैं? ये मापते हैं बैकुरल में। ये मैडम क्यूरी इन्होंने खोज की थी। क्या? इन्होंने खोज की थी। इधर हो गया। अगला क्वेश्चन है दाब। दोस्तों, दाब को मापते हैं न्यूटन में, ये ठीक है। ठीक है। ओ सॉरी, ये गलत हो गया। दाब को नापते हैं पास्कल में, बल को नापते हैं न्यूटन में, ताप को नापते हैं केल्विन में, और ऊर्जा को जूल में। तो इसका ये हो गया। अब मिलान करके देखते हैं। ए का हो गया 3, तो ये गलत हो गया 2। अब ये बचा है। और उसके बाद बी का हो गया 1, तो इसका आंसर ये हो गया डी। बाकी के सब हैं ठीक, देख लें। दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन, ऊर्जा का जूल। रिगेलमैन स्केल जो घनत्व नापता है वो किसका नापता है? वो नापता है धुएं का, जो धुआं होता है उसका घनत्व नापता है। कौन? रिगेलमैन स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मापन कौन नहीं करता है? ये पूछ रहा है, नहीं करता है। बैकुरल है, रदरफोर्ड है, मैडम क्यूरी है, आइंस्टीन नहीं है। आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों, जैसे बल का क्या होता है? न्यूटन के समरूप है, तो युग्म को चुनिए। तो इसमें वैसा ही ठीक बताना है।
तो इसका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा किस में नापते हैं? एम्पियर में। आयतन का होता है मीटर क्यूब। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। शक्ति का वॉट होता है। आगे चलते हैं। जैसे आयतन का मीटर क्यूब, शक्ति का वॉट, विद्युत धारा एम्पियर। ध्वनि की प्रबलता किस में नापते हैं? डेसिमल में। इसका हो जाएगा दोस्तों डेसिमल। आगे देखते हैं डेसिमल। डेसिमल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। इसका आंसर सी हो गया। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं उच्च वेग। उच्च वेग किस में नापते हैं? वेग यानी जो हाई स्पीड होती है उसको किस में नापते हैं? मैक में। और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, दाब पास्कल में, और ऊर्जा जूल में। तो इसके सभी ठीक हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण। त्वरण का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या है दोस्तों? न्यूटन। और कार्य का क्या है? जूल। आवेग का क्या है? न्यूटन सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भौतिक का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल का क्या है? न्यूटन। कार्य का क्या है? जूल। आवेग का क्या है? न्यूटन सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों? पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सॉरी, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी? फर्मी मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्मी मीटर। आगे देखते हैं। फर्मी मीटर वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, अभी ऊपर हुआ था फर्मी किसको नापता है? वो नापता है लंबाई को। तो इसका आंसर ये हो गया। इसमें हम क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ही याद होनी चाहिए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, बार बार यही क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला है समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्रकाश वर्ष। ये किसकी ऊपर बात की थी? वो है दूरी की इकाई। किसकी है दोस्तों? दूरी की। कार्य। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। तो इसका क्या हो गया? जूल। आगे बात करें नॉट। नॉट क्या है? जहाज के चाल की माप की इकाई। आगे है नॉटिकल मील। ये क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपको ऊपर बता चुका हूँ। ऊपर क्या है? ये लंबाई मापने की इकाई है, दूरी। तो इसका ये हो गया, ये समय की नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे यानी प्रश्न वो है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी है? ये ऊर्जा की है। इसमें कौन सी बंधन ऊर्जा मापी जाती है? आगे बात करें। निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कार्य का जूल ये ठीक है। बल का न्यूटन सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम सही है। और दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का होता है पास्कल। आगे एक और बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कार्य का क्या है? जूल। बल का क्या है? न्यूटन। और द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल। जब देखते हैं क्यूसेक। क्यूसेक किसकी इकाई है? क्यूसेक है द्रव प्रवाह की दर। और वाट क्या है? कंप्यूटर वाली। और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की माप। और दाब बार में। तो इसका हो जाएगा बी। ये ठीक है। यानी ए का 3 है, ए का 3 हो गया। बी का 4 है, 4 हो गया। सी का हो गया 2 और डी का 1। इसमें क्या है? आप सबसे पहले वो देखें जो आपको आता है। अगर ये आए मिलान वाले तो सबसे पहले ये देखें कि आप पे कौन कौन से आ रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं। जैसे इसमें आपको पता है कि ऊर्जा को किस में? जूल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में। और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो इसका ये हो गया। ऐसे ही आप देखें। अब इसमें भी आप सबसे पहले ये देखें कि आप पे आ कौन सा रहा है, कि आपको कौन सा आ रहा है। जैसे वॉट का क्या है? शक्ति। कैलोरी का ऊष्मा है। नॉट का है समुद्र जहाज की गति। जो समुद्र जहाज की गति है वो कैसे, उसको नॉट में नापते हैं। और नॉटिकल मील में समुद्र जो नौ संचालन होता है कि उसकी दूरी कैसे, दूरी को करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये ठीक है। पारसेक समय की नहीं, ये भी दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की। तो इसका
यही सही हो गया। आगे देखते हैं डेसिमल, ध्वनि की तीव्रता की नापन होता है और इसमें हर्ट्ज में आवृत्ति। तो ये ठीक है। इधर देख लें एक और बार, प्रकाश वर्ष दूरी की है, पारसेक लंबाई की है और डेसिमल ध्वनि की तीव्रता, हर्ट्ज आवृत्ति। मेगावाट बिजली को मापने की, यानी जो मेगावाट है जो भी उत्पादन होता है तो वो उसको किस में नापते हैं, मेगावाट में। और जो हम उपभोग करते हैं उसको किस में, किलोवाट में। किस में, किलोवाट में। जो घर की बिजली होती है उसको। आगे बात करें, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऊष्मा की पूछ रहा है तो कौन सी नहीं है, सेंटीग्रेड। ये किसकी, ये तापमान की, किसकी, ताप की। किलोवाट घंटा, ये किसकी, विद्युत ऊर्जा की। इसका आंसर ये हो गया। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो यूपी पीसीएस अनेकों एग्जाम कराती है उनमें। अगला है सही नहीं है, फिर पूछता है सही नहीं है। डेसिमल ध्वनि की तीव्रता, हॉर्स पावर शक्ति की, समुद्री मील यानी दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, सेल्सियस है तापमान की, किसकी, तापमान की। आगे बात करते हैं सीजीएस प्रणाली में श्यानता का गुणांक कौन सा है, वो है 9 सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स 2, ये वाला। आगे रेडियो धर्मिता की इकाई कौन सी है, तो कौन सी है, क्यूरी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यह मूल एसआई मात्रक है, नहीं है। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं। 7 में कौन कौन से आते हैं, मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडला है और मॉल है, ये आते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, न्यूटन नहीं है। मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो स्वयं होते हैं, यानी उनके किसी से मिलकर उत्पन्न नहीं होते हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वेबर नहीं है, क्योंकि ये किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। एसआई मात्रक चुंबकीय बल, इसका एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला। आगे बात करें डेसिमल, डेसिमल में किसको, ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दाब का पास्कल ठीक है, ऊष्मा जूल में नापते हैं, ये भी ठीक है, और ये गलत हो गया, प्रेरकत्व। चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, ये ठीक है। इसको किस में नापते हैं, हेनरी में। और बाकी के सब ठीक है, दाब का पास्कल, ऊष्मा का जूल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। बहुत सारे ये रिपीट हो रहे हैं। कुछ अगर आप लिखेंगे तो मुश्किल से 30 बैठेंगे मात्रक जो आते हैं, बाकी सब वही रिपीट हैं, 30 भी। आगे हैं कुछ मेजरमेंट यानी मापन यंत्र। जैसे आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है, वो किस में, फैदम में नापी जाती है। और एक फैदम बराबर कितना होता है, 1.3 मीटर। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट बराबर कितना होता है, ये होता है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। और 1 नॉट मील बराबर 1.5 मील। आगे बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आगे बात करते हैं माप की कौन सी इकाई को अगर इससे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वो कौन है, सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तेल का एक बैरल किसके बराबर रहता है, 159 लीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके, 10 की पावर, ये सेंटीमीटर में दे रहा है, और मीटर में कितना होता है, ये 10 की पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर। आगे बात करते हैं कुछ मापन यंत्र हैं, जैसे एनीमोमीटर, इससे क्या नापते हैं, वायु का वेग। इसका तो ये हो गया। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता या भूकंप, बैरोग्राफ से भूमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब। तो ये हो गए ये। कुछ देखते हैं, एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। एक्सिनोमीटर ये क्या है, वृद्धि को नापता है। वृद्धि को किसको, मान लो एक ये पेड़ है तो इसकी वृद्धि कैसी हो रही है, इसको नापता है।
आगे है सही सुमेलित नहीं है। ऑडियोमीटर, जो ऑडोमीटर होता है, जो वाहन में स्पीड जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें जो मीटर होता है उसी को बोलते हैं ऑडोमीटर, यानी वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। ओंडोमीटर ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति नापता है, ये भी ठीक है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, जो ध्वनि आप गाने बजाते हैं उसको। एमीटर नापता है एम्पियर को, विद्युत शक्ति को नहीं, ये नापता है एम्पियर को। तो इसका आंसर यही हो गया, यही गलत है। आगे चलते हैं। आगे है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती उच्च संचालन शक्ति, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो मूवेबल हो जाता है आगे पीछे। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, ये किसके लिए होता है? ये होता है वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए और उनके बीच के कोण को मापने के लिए, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रकाश की, उसको कहते हैं लक्स मीटर। ये आपको याद रहना चाहिए, प्रकाश की तीव्रता किसमें? लक्स मीटर में। आगे हैं स्टेथोस्कोप, इससे क्या हृदय की ध्वनि नापते हैं। जो आप डॉक्टर देखा है कान में लगा के आपके हृदय की गति चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। सिस्मोग्राफ, इसको क्या, इससे क्या नापते हैं? इससे नापते हैं रक्तचाप। कैरेटोमीटर, यानी आपका सोने की, आप पूछते होंगे कि ये 24 कैरेट है कि 18 कैरेट है कि 20 कैरेट है सोने की शुद्धता क्या बताती? कैरेट में नापते हैं, कैरेटोमीटर से। लक्स मीटर ऊपर हो गया रिपीट, ये क्या है? प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आंसर बनेगा ए का 3 यही हो गया, ए का 3 हो गया, फिर बी का 4 हो गया, उसके बाद सी का 2 हो गया, फिर डी का 1 हो गया। तो इसका आंसर यही बन गया। आगे बात करते हैं रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम। जो रक्त माप, यानी जो रक्त दाब है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, उसको किससे नापते हैं? उसको नापते हैं स्टेथोस्कोप से। इसका आंसर ये हो गया। आगे है भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ से। और अगला है वह थर्मामीटर जो 2000 तापमान मापने में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो आपको पायरोमीटर याद रहना चाहिए, आगे बहुत भी क्वेश्चन आएंगे। एक है पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए? हवा ताप को मापने के लिए। इसका हो गया सी। आगे है निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा है? वो है पायरोमीटर। पायरोमीटर जब ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे सूर्य का तापमान नापना है तो किससे नापें? पायरोमीटर से। यानी 1500 सेल्सियस से अधिक के तापमान को नापते हैं इससे। अगला है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है, वो कौन है? पायरोमीटर। इसका भी पायरोमीटर है। सोनार अधिकांश उपयोग में लाया जाता है नौसंचालन, जो नौसंचालन होता है उसके लिए। इसका फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपको याद रहनी चाहिए। अगला है फिर इसको लगाना है, यानी अमीटर। इसका हो जाएगा विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, और स्प्रिंग तुला ये हो गया। तो ए का 3, तो इसका आंसर यही हो गया। ए का 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1, डी का हो गया 2। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मोनोमीटर दाब, और कार्बोरेटर आंतरिक दहन ये ठीक है। कार्डियोग्राफ हृदय के लिए। सिस्मोग्राफ ये गलत हो गया, तो इसका आंसर पे लगा दूँ, आंसर ये है क्योंकि सिस्मोग्राफ से नापते हैं भूकंप की तीव्रता। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो क्वेश्चन आपको ये याद हो जाएंगे। और आपको क्वेश्चन याद करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ तो आप ज़िंदगी भर से रहे हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो आपको अब क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे।
अमीटर, अमीटर से वायु की चाल, ये सही है। एनीमोमीटर से, अमीटर से विद्युत धारा, ये भी ठीक है। टैक्योमीटर से, ये गलत हो गया, क्यों? टैक्योमीटर घूंघण की गति नापती है, यानी वायु दाब एवं मोटर नाव की घूंघण की गति। तो इसका आंसर ये हो गया। पायरोमीटर उच्च ताप, ये ठीक है। फिर इधर आ गया टैक्योमीटर, इससे लग जाएगा। एनीमोमीटर वायु गति, और अमीटर विद्युत धारा, और पायरोमीटर उच्च ताप। ठीक है दोस्तों। एनीमोमीटर वायु गति, एमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर घूंघण की गति, पायरोमीटर उच्च ताप। आगे है सापेक्षिक आर्द्रता, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको नापते हैं हाइग्रोमीटर से। कुछ है इसमें, हाइग्रोमीटर से द्रव्य का घनत्व, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। अगला है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण जिससे रेडिएशन निकलती है, वो विकिरण तापमापी। आगे है वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा मापी जाती, किसके द्वारा मापी जाती? एनीमोमीटर के द्वारा। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, भूकंप की, वो किससे किया जाता है? सिस्मो, यानी रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे है रेडियो सक्रियता मापी जाती है, वो किससे? गाइगर काउंटेंस से। अब ये कुछ भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ यानी वेक्टर स्केल, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें एक तरह से दिशा और परिणाम दोनों चीज़ हों, तो वो कौन सा है? बल। बल में दिशा और परिणाम दोनों चीज़ हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, और बल हो गया। आगे बात करें, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, तो दोनों ठीक है। पालन नहीं करती तभी तो है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? कौन सी? सदिश है, अदिश नहीं है। तो कौन सी सदिश, कौन सी? विस्थापन। और बाकी की सब ये कैसी? अदिश राशि। विद्युत विभव एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, सॉरी, ये ठीक है, और ये वाला गलत है। तो इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 से दोस्तों, ये है जब किसी व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका क्या होता है? इसका आंसर ये हो गया, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है, लेकिन भार शून्य हो जाता है। इसका मैं बता दूं आपको एक तरह से द्रव्यमान और भार में अंतर। एक तो होता है द्रव्यमान, क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान, और एक हो जाता है भार। जो द्रव्यमान है वो सभी स्थान पर एक सा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, और ये भार परिवर्तन रहता है। ये इस वजह से रहता है, भार को बोलते हैं वेट। इसमें क्या आता है? मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, जी, एम इंटू जी रहता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें क्या है? जी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। जो आपका वेट है वो एक्चुअल वेट नहीं है, उसमें क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका दबाव है। इस वजह से आप 60 किलो के हैं। अगर आप यहाँ पे 60 किलो के हैं तो अगर चांद पे जाएंगे तो आप रह जाएंगे मात्र 60 के हैं तो रह जाएंगे 10 किलो के, 10 केजी के रह जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 60 के हैं पृथ्वी पर तो वहाँ 1/6 रहता है। ये तो हो गई वहाँ की बात। और द्रव्यमान सेम रहेगा, चाहे आप चांद पे चले जाएं चाहे कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला है। आगे, बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? ये है किसकत्व। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला है, किसी बॉडी पदार्थ की गतिज गतिक ऊर्जा होती है,
वो कैसी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी भी होती है, उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट क्या बताती है? वो बताती है तूफानी। यानी मान लो ये कोई वायु दाब मापी है, एक ये मीटर है और इसमें रीड में क्या है, एक तरह से प्रेशर गिर गया, प्रेशर कैसा हो गया, कम। ये क्या बता रहा है कि जो प्रेशर यहाँ पे गिर गया है, तो आपको पता है जो प्रेशर कैसे चलता है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो जहाँ से हाई है वहाँ से तेज़ी से इधर आ रही है, यानी तूफान का संकेत है। आगे बात करें, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो उसमें क्या होता है, गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित रहता है, ये ठीक है, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये भी ठीक है। गुरुत्वीय बल का मान ऊपर जाने पर, ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, बढ़ता नहीं कम होता है, तो इसका आंसर यही हो गया, दो में लग गया, तो उसका वही हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया, यह नियम किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। ये कौन सा है? तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। आगे, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में उसका भार क्या होगा? जल में ही, तो वो तो 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार कितना है? 62 kg, उसका भार चंद्रमा पर लगभग कितना हो गया? 10 kg, ठीक है। और अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? 0, क्यों? वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी, स्पेस में वैक्यूम होगा, तो उसका भार तो 0 रह जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। तो अगला है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो उसका जो द्रव्यमान है वो तो वही रहेगा, समान, जो द्रव्यमान है वो तो समान रहेगा, लेकिन जो भार है वो कैसा हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा, क्यों? पृथ्वी से जब चंद्रमा पर जाते हैं तो भार कम होता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आएंगे तो भार बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान वैसा ही रहेगा, समान, अपरिवर्तित, तो इसका आंसर यही हो गया। अगले की बात करें, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर, तो उसका भार बढ़ जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, तो इसका ये हो गया। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व, ठीक है। अगर मान लो वस्तु के कोई, मान लो ये है, इसमें अगर पानी भर देंगे और इतना है, अगर इसको और बढ़ा देंगे यहाँ तक, तो आयतन भी बढ़ जाएगा, भार भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, घनत्व वही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। आगे बात करें, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए, तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो उसमें आयतन नहीं बदलेगा और सार घनत्व बदल जाएगा, क्योंकि उसमें जो चीनी के कण हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। द्रव्यमान भी बदलेगा, सांद्रता भी बदलेगी, आयतन नहीं बदलेगा। आगे है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और जिससे कि लोलन की जो दोलन है उसका समय बढ़ जाता है, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी होती जा रही है, ये ठीक है, ये तो आपने महसूस किया होगा कि अगर आप कुएं में से अगर बाल्टी को खींचेंगे तो जैसे जैसे ऊपर खींचेंगे तो हमको भारी लगेगी और उसमें हल्की। आगे देखते हैं, आगे है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। जैसे ये पीसा की मीनार झुकी है तो ये नहीं गिरती, क्योंकि इसका सेंटर से क्या है? ग्रेविटी, तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र
से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर है। तो इसका आंसर ये हो गया। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर। ठीक है साहब। आगे है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, जो सीटी होती है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और उस पर रखा गया वजन, जो सीटी का वजन होता है उस पर। आगे बात करते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किसकी वजह से? वायु दाब की कमी के कारण। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करती है? रेखीय संवेग संरक्षण। वैसे तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है इस पर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करती है? संवेग संरक्षण पर। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर। इसका ये होगा। ये रिपीट ही होते हैं, अगर आप इनको कर लेंगे क्वेश्चन को ही तो आपका कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने का मतलब नहीं, सब कुछ, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है उसके अलावा। अगला क्वेश्चन है, जेट हवाई यान नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर में सरलता और आसानी से उड़ता है, इसका क्या कारण है? उसका कुछ कारण नहीं है। जो समताप मंडल है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है और समताप मंडल में समान तापमान होता है, और वहाँ जैसे बारिश मानसून ये बादल, वैसी कोई आंधी तूफान इसकी कोई परिघटना नहीं होती है। तो इसके दोनों ठीक है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, ये ठीक है। आगे नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं चलती, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे है, एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है और वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t समय लेती है तथा वहां से जमीन तक पहुंचने में t2 समय लेती है। उस दशा में निम्न में से क्या सही है? तो सही है, t1 ज़्यादा होगा जाने में, आने में कम होगा। ठीक है साहब। ऊपर जाने में समय ज़्यादा लेगी, नीचे जाने में समय। आगे है, आगे देखते हैं। अगला है, कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्षण क्या है? इसका कारण है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। जब स्टार्टिंग में चलाते हैं तो ज़्यादा घर्षण बल देना पड़ता है, यानी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और एक बार जब गाड़ी चल जाए तो ताकत कम लगानी पड़ती है। तो इसका ये हो गया। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से क्या सही परिणाम होगा? तो क्या होगा? वस्तु का जो भार है वो तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, लेकिन द्रव्यमान वही हो रहेगा। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे है, यदि पृथ्वी और सूर्य की यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वो क्या होगा? जितना है उसका चौथा भाग। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करते हैं। किसी वस्तु का भार, जो भार है विषुवत रेखा यानी पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान, ये गलत हो गया। ठीक है, विषुवत रेखा पर अधिकतम, ये देखें, ध्रुवों पर न्यूनतम, ये भी, और ध्रुवों पर अधिकतम। तो इसका हो जाएगा ध्रुवों पर क्या? अधिकतम, और विषुवत रेखा पर कम। आगे बात करें। अगला है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है, उसका अंतरिक्ष में कितना हो जाएगा? 0। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम, ये तो आपको रटा ही रहना चाहिए। यानी आपको बता दूं, ये विषुवत रेखा,
यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो कम रहती है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किसको? तूफान को। ये रिपीट हो गया। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव आपको पता है किनारे से दूर होगी, दूर बढ़ेगी, क्यों? उस पर पीछे की ओर फोर्स भी लगेगा। इसका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है इस पर, न्यूटन का। आगे बात करें। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जो संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह पर अपरिवर्तनीय रहेगी। जैसे ये कह रहा है, मान लो एक गिलास है, ये भरा हुआ है, इतना इतना है, और इसमें आप अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे तो उसका पानी का भार बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी कि कम रहेगी कि उतनी ही रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उतनी ही रहेगी। आगे है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके खड़ा या बैठा है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, यानी रेलगाड़ी कैसी? आगे की ओर, यानी तेज चल रही है, एक स्थिर चाल से नहीं, यानी उसकी चाल बढ़ रही है एक तरह से। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठा यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ये किसके? गति का जड़त्व, यानी उसका जो शरीर है नीचे का तो ट्रेन के साथ चल रहा है, ऊपर का स्थिर है, तो वो कैसे जाएगा? पीछे की ओर। अगला है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/3 एटमॉस्फियर। ठीक है, अगले, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित रहता है? गतिज ऊर्जा का, विंड एनर्जी का। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भार समुद्र की सतह से ऊपर रहता है या होता है? तो कितना रहता है? 1/9 भाग। आगे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी रहती है? तो इसकी हो जाएगी 4 गुनी। आगे देखते हैं, एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गति करेगा। इसका आंसर ये हो गया। आगे है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया कि पत्थर का पथ सीधी रेखा में। आगे, समत्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उससे सही भार से अधिक होता है। भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, निम्न संकटों में कौन पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं है? तो इसका, एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना, ये नहीं है। अगला है, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? वो किस कारण से? अवकेंद्री बल के कारण। आगे बात करें, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें, क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चबी अलग हो जाने का कारण, यानी जो
के जो मठा फेरते हैं उसमें से जो दही यानी मक्खन अलग होता है, उसका कारण क्या है? उसका है केंद्र से हट जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल। चंद्रमा की सतह पर और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1/6, यानी 1:6। अगला है, बस इतने ही क्वेश्चन है। धावक मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वो कौन सा है? अपकेंद्रीय। अगला है, सापेक्षित गति का सिद्धांत किसने दिया था? वो किसने? आइंस्टीन ने। आगे, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, इसका ऊपर की ओर त्वरित होता है। इसका आंसर ये हो गया। आगे, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, उसका भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। इसका आंसर ये तो क्वेश्चन लगभग 10वां होगा, इतने हो चुके हैं दोस्तों। बाकी के टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर इसको ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।